गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका एक नए उमंग, नए जोश और नए टॉपिक के साथ। हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान कक्षा 12 का पहला चैप्टर आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन। उसमें हमने कल वाले सेशन में लघु बीजाणु धानी की संरचना, लघु बीजाणु जनन पढ़ा है। लघु बीजाणु जनन से एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जो आपस में केलोस द्वारा जुड़कर लघु बीजाणु चतुष्क बनाते हैं। ये हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा है। फिर ये जो केलोस के घुल जाने से सभी लघु बीजाणु पृथक होते हैं, उसे परागकण कहेंगे। यानी लघु बीजाणु चतुष्क से पृथक लघु बीजाणु परागकण कहलाता है। तो आज का टॉपिक अपना यही रहेगा। परागकण के बारे में कल पढ़ा था। अब आज इसके अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, परागकण की संरचना। तो रेडी हो जाइए, शुरू करते बेटा परागकण की संरचना। आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन वाला टॉपिक चल रहा है। Reproduction in फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पी पादप या आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन। देखिए बेटा, आज अपन शुरू करेंगे परागकण। परागकण की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में परागकण की संरचना के बारे में दे रखा बेटा कि परागकण जो है, पहले 2 चीजें ध्यान रखनी, कल भी मैंने बताई हैं। परागकण जो है बेटा सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं हैं, यानी बहुत सूक्ष्म होती हैं और गोलाकार होती हैं। दूसरी चीज बेटा दे रखी है, इसका आमाप दे रखा है। आकार जो है 25 से 50 माइक्रोन। परागकण की संरचना में अपन बात करेंगे बेटा कि परागकण सूक्ष्म आकार का होता है और गोलाकार होता है। परागकण का आकार या आमाप जो है वो है बेटा 25 से 50 माइक्रोन। चलिए देखिए, संरचना की बात करें अपन तो इसकी संरचना डायग्राम से समझते हैं बेटा। परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रैन। देखिए बेटा, इसकी संरचना में परागकण में 2 भित्तियां होती हैं। एक बाहरी भित्ति और एक भीतरी भित्ति। ये बाहरी भित्ति है या बाहरी परत कहते हैं। इस बाहरी परत को बेटा एक्साइन कहते हैं, हिंदी में कहेंगे बाह्य चौल। तो परागकण की जो बाह्य परत या बाह्य भित्ति है उसको बाह्य चौल कहेंगे। तब देखिए बाह्य चौल में क्या है बेटा, विशेष किसकी बनी होती है? तो पहली चीज बेटा एनसीईआरटी में लिखी हुई, ये अलंकृत होती है। परागकण की बाह्य भित्ति जिसे एक्साइन कहते हैं, अलंकृत होती है, ऑर्नामेंटेड होती है। अब ऑर्नामेंटेड कैसी होती है बेटा? तो देखिए ये किसकी बनी होती है? एक रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और ये स्पोरोपोलेनिन जो है, ये स्पोरोपोलेनिन जो है, मैंने कल भी क्लास में बताया था कि पादपों का सर्वाधिक प्रतिरोधक पदार्थ है। ये बेटा सर्वाधिक अब तक ज्ञात सर्वाधिक प्रतिरोधक पदार्थ है। परागकण की संरचना पढ़ रहे हैं। परागकण की बाहरी भित्ति जो है एक्साइन कहलाती है या बाह्य चौल कहलाती है। बाह्य चौल अलंकृत होता है। अलंकृत किसके कारण होता है? यह भित्ति जो है स्पोरोपोलेनिन नामक जैव रासायनिक पदार्थ की बनी होती है। यह पदार्थ स्पोरोपोलेनिन जो है सर्वाधिक ज्ञात पदार्थ है। नेक्स्ट बेटा, अब तक का सबसे सर्वाधिक रासायनिक पदार्थ है।
नेक्स्ट इसका क्या लक्षण है? स्पोरोपोलेनिन जो है उच्च अम्ल या प्रबल अम्ल, उच्च ताप, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार के प्रति प्रतिरोधक होता है। यानी उच्च तापमान, अत्यधिक तापमान, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का इस स्पोरोपोलेनिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको प्रतिरोध करने की क्षमता स्पोरोपोलेनिन में होती है। नेक्स्ट बेटा, स्पोरोपोलेनिन जो है प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, उच्च तापमान पर प्रतिरोधी रहता है। अतः ये इसी कारण, स्पोरोपोलेनिन के कारण ही पराग कण जो है, इसी कारण बेटा पराग कण, पादपों के जो पराग कण हैं जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं, जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके चारों ओर स्पोरोपोलेनिन होता है। स्पोरोपोलेनिन का आवरण किसी भी अम्ल, तापमान आदि से विघटित नहीं होता है, तो ये जीवाश्म के रूप में संरक्षित रहते हैं। तो ये होगी बेटा पराग कण की बाहरी भित्ति, जिसे एक्साइन कहते हैं। दूसरी बात देखिए बेटा, ये जो बाह्यचौल है ये सतत नहीं होती है, सतत नहीं होकर, सतत नहीं होती। देखिए परागकण की ये संरचना है, ये परागकण है बेटा, ये बाहरी भित्ति सतत नहीं है, जगह जगह पर क्या है स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित है। तो एक्साइन या बाह्यचौल में जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है उस वहां पर एक छिद्रनुमा संरचना होती है बेटा, उसे कहेंगे जनन छिद्र। उसे क्या कहेंगे? जनन छिद्र, जरम पोर। और ये जरम पोर का क्या महत्व है? इस जरम पोर से ही कायिक कोशिका से पराग नलिका निकलेगी। इसी जरम पोर से बेटा क्या निकलती है? इसी जरम पोर से पराग नलिका निकलती है पराग अंकुरण के पश्चात। तो अभी आपको इतना सा याद रखना है कि पराग कण की जो बाहरी भित्ति है बाह्यचौल, उसमें पाया जाने वाला स्पोरोपोलेनिन सतत न होकर, कुछ स्थान पर ये स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है, उस क्षेत्र या उस स्थान को जनन छिद्र या जरम पोर कहेंगे। उसी जरम पोर से पराग नली निकलती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट दूसरी जो भित्ति है ये भीतरी परत है, इसे कहेंगे बेटा ये पहली भित्ति है और ये भीतरी भित्ति है, या इसे भीतरी परत कहेंगे, इंटाइन या अंतश्चोल कहते हैं बेटा। भीतरी परत को इंटाइन या अंतश्चोल कहेंगे। अब देखिए ये किसकी बनी होती है? ये सतत होती है। अंतश्चोल क्या है बेटा? सतत परत है और सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की बनी, इतना सा इसमें याद रखना है। सेल्यूलोज पेक्टिन की बनी हुई सतत परत अंतश्चोल कहलाती है। स्पोरोपोलेनिन की बनी मोटी अलंकृत परत बाह्यचौल कहलाती है। ठीक है बेटा, ये परागकण की संरचना है। अब परागकण की संरचना के बाद अपन पढ़ेंगे बेटा परागकण का अंकुरण पढ़ेंगे। हाँ बेटा, तो ये परागकण की संरचना है। इससे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? स्पोरोपोलेनिन आपको याद रखना है। स्पोरोपोलेनिन के कारण ही परागकण जो हैं जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। किसी भी एंजाइम, किसी भी तापमान, प्रबल अम्ल और क्षार से ये के प्रति प्रतिरोधी होगा, यानी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक चीज बेटा इसमें और ऐड करनी है कि ये जो स्पोरोपोलेनिन है, अब तक कोई ऐसा एंजाइम ज्ञात नहीं हुआ है जो इस स्पोरोपोलेनिन को अपघटित कर सके। इसी कारण और उच्च ताप, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार के प्रति प्रतिरोधकता के कारण ही जीवित जीवाश्म के रूप में पाया जाता है। तो इसमें एक ऐड करना बेटा, ये स्पोरोपोलेनिन जो है कि अभी तक कोई एंजाइम ज्ञात नहीं हुआ है, कोई ऐसा एंजाइम ज्ञात नहीं है जो इसका मीन्स स्पोरोपोलेनिन का विघटन कर सके, विघटन कर सके। तो बेटा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट दे रखे हैं सारे बेटा इस चार्ट में आ गए हैं, पूरा कंप्लीट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलो बेटा क्वेश्चन क्या है
यही है कि क्या कारण है कि परागकण लंबे समय तक परागकण लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में पाया जाता है। लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं या उपस्थित रहते हैं। तो इसके कारण बेटा वही दो कारण हैं। पहला कारण परागकण के चारों ओर उपस्थित स्पोरोपोलेनिन। क्या कारण है? परागकण के चारों ओर उपस्थित स्पोरोपोलेनिन, जो क्या होता है बेटा? जो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, उच्च ताप के प्रति, इन तीनों के प्रति प्रतिरोधक होता है, अतः इनका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तो ये कारण है। दूसरा ये स्पोरोपोलेनिन जो है, दूसरा ये स्पोरोपोलेनिन है, इसको विघटित करने का, स्पोरोपोलेनिन को विघटित करने वाला कोई एंजाइम अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। तो विघटित कर स्पोरोपोलेनिन को विघटित करने वाला, डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम अब तक ज्ञात नहीं हुआ है। ये दो कारण है। कोई एंजाइम अब तक ज्ञात नहीं। इसी कारण बड़ा परागकण जो है जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। चले, हो गया ये बेटा क्लियर। आवत बीजी पादपों में लैंगिक जनन का परागकण वाला संरचना पढ़ रहे अपन। परागकण बेटा सूक्ष्म गोलाकार होते हैं, आकार 20 से 50 माइक्रोन होता है। एनसीईआरटी में दे रखा है। परागकण की संरचना के बारे में अपना ये डिटेल से पढ़ा है। फिर इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता बेटा कि परागकण जो है जीवाश्म के रूप में क्यों पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण है स्पोरोपोलेनिन, जिसमें ये दो क्षमताएं होती हैं। इसके बाद टॉपिक आएगा बेटा अपने पराग अंकुरण। देखिए पराग अंकुरण क्या होता है। पराग अंकुरण, पोलन जर्मिनेशन। देखिए बेटा पोलन जर्मिनेशन या पराग अंकुरण क्या होता है। अभी अपने परागकण की संरचना पढ़ी है। इसमें एक केंद्रक और दो परतें होती है बेटा। एक केंद्रक बनाया था मैंने बीच में, ये केंद्रक है बेटा, ये परागकण का केंद्रक है और इसमें ये जीवद्रव्य होता है। तो देखिए बेटा ये परागकण परिपक्व होने पर परागकण क्या करता है बेटा, इसमें विभाजन होता है। तो कौन सा विभाजन होता है आपको याद रखना बेटा, समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन असमान प्रकार का होगा। तो इसमें असमान समसूत्री विभाजन होगा, असमान समसूत्री विभाजन होगा। इस असमान समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं बनेगी बेटा, असमान बनेगी, विभाजन असमान हुआ है। एक कोशिका बनेगी बेटा बड़ी और एक कोशिका होगी जो आकार में होगी छोटी। बड़ी कोशिका को कहेंगे बेटा कायिक कोशिका। बड़ी कोशिका जो बनेगी वो कहलाएगी कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल। और छोटी कोशिका इसे कहेंगे बेटा जनन कोशिका। छोटी कोशिका कहलाएगी जनन कोशिका या इसे लिखते हैं जर्म सेल। अब देखिए दोनों कोशिका की क्या विशेषताएं हैं, समझिए बेटा। देखिए ये केंद्रक है, एक परागकण है, इसमें असमान समसूत्री विभाजन हुआ, असमान समसूत्री विभाजन होगा। कैसे होगा बेटा देखिए, दो कोशिकाएं बनेगी, ये आकार में बड़ी है बेटा, ये है कायिक कोशिका
या आकार में छोटी, जिसे कहेंगे जनन कोशिका। डायग्राम से समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार परिपक्व परागकण में असमान समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनेगी। ये होगी बेटा बड़ी कायी कोशिका और ये छोटी जनन कोशिका। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब क्या होता है, दोनों कोशिका की क्या विशेषताएं होती है, दोनों कोशिका की क्या विशेषताएं होती है। तो बेटा ध्यान रखना है, कायी कोशिका जो है, कायी कोशिका का क्या काम है, इसमें प्रचुर खाद्य पदार्थ होगा, प्रचुर खाद्य पदार्थ होगा। पहली चीज, प्रचुर भर भर के इसमें खाद्य पदार्थ होगा, भर भर के इसमें क्या होगा, खाद्य पदार्थ होगा। दूसरा, इसका जो केंद्रक है बेटा, दूसरी चीज का केंद्रक बड़ा होगा और अनियमित आकार का, केंद्रक बड़ा व अनियमित, अनियमित आकार का। ये दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है आपको कायिक कोशिका से। और इसी कायिक कोशिका से आपको ध्यान रखना है, आगे पढ़ेंगे, पराग नलिका का विकास होता है। छोटी कोशिका जिसे जनन कोशिका कहेंगे, छोटी कोशिका जिसे जनन कोशिका कहेंगे, इसमें क्या, इसके लक्षण क्या होंगे बेटा, ये आकार में छोटी है और तरको आकार की होगी, छोटी और तरको आकार की कोशिका। दूसरा, इसमें जो जीव द्रव्य होगा बड़ा, जीव द्रव्य सघन होगा, भर भर के, खूब सारा अत्यधिक जीव द्रव्य की मात्रा होगी। जीव द्रव्य सघन का मतलब है बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें जीव द्रव्य भरा होगा। छोटी कोशिका है, तरको के आकार की है। नेक्स्ट बेटा, ये जो कोशिका है तरको आकार की छोटी कोशिका जिसे जनन कोशिका कहते हैं, ये कायी कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती है। तो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है बेटा, ये कायिक कोशिका के, कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में तैरती है। तो ये बेटा पराग, ये पराग अंकुरण में अपन क्या पढ़ रहे हैं, पराग कण असमान समसूत्री विभाजन के द्वारा दो असमान कोशिकाएं बनेगा। बड़ी कोशिका कायी कोशिका कहलाएगी, छोटी कोशिका जनन कोशिका। कायी कोशिका जो है उसमें प्रचुर खाद्य पदार्थ भरा हुआ होगा और केंद्रक बड़ा और अनियमित आकार का होगा। जनन कोशिका छोटे आकार की, तरको आकार की, और इसमें जीव द्रव्य भर भर के, सघन यानी बहुत ज्यादा जीव द्रव्य होगा, डेंस जीव द्रव्य होगा। और कायी कोशिका में ये तरको आकार की कोशिका तैरती रहती है। तो ये अपने पास आ गया बड़ा एक द्विकेंद्र की परागकण, ये इसे कहते हैं द्विकोशिकीय परागकण। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसी को कंटिन्यू, पराग अंकुरण में ये जो द्विकोशिकीय परागकण मिला अपन को, ये क्या मिला है, द्विकोशिकीय परागकण मिला है। इसको क्या कहेंगे, द्विकोशिकीय पराग। अब एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, द्विकोशिकीय परागकण। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है बेटा, कि अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में, अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में, यदि इसमें परसेंटेज दे रखा है 60% से अधिक, 60% से अधिक या 60% से ज्यादा, अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में जो परागण होगा, पोलिनेशन जो होगा, इसी द्विकोशिकीय अवस्था में होता है। तो अधिकांश आवर्त बीजी में परागण की क्रिया जो है बेटा, पोलिनेशन जो है, इसी द्विकोशिकीय अवस्था में होता है, इसी द्विकोशिकीय अवस्था में होता है। द्विकोशिकीय कौन सी है, जनन कोशिका और कायी कोशिका, इसी द्विकोशिकीय अवस्था में होता है। क्लियर, क्लियर है बेटा, इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है, द्विकोशिकीय अवस्था में 60% से ज्यादा आवर्तबीजी पादपों का परागण द्विकोशिकीय अवस्था में होता है। अब देखिए क्या है, जो द्विकोशिकीय अवस्था है, इससे आगे भी कोशिकीय अवस्था बनेगी। हाँ, इसके बाद जो ये जनन कोशिका है बेटा, ये जो जनन कोशिका है, ये इसमें केंद्रक जो है बेटा, उसे कहेंगे जनन केंद्रक, जनन केंद्रक। तो जनन कोशिका का जनन केंद्रक विभाजित करेगा,
समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि पहले से ये अगुणित है, पहले से क्या है? अगुणित है, तो अर्धसूत्री विभाजन तो होगा नहीं, n/2 होता नहीं है, तो समसूत्री विभाजन होगा, जिससे बेटा दो नर केंद्रक बनेंगे या दो नर युग्मक बनेंगे। दो नर केंद्रक या दो नर युग्मक बनेंगे, तो कितने कोश की अवस्था हो जाएगी? एक कायिक केंद्रक और दो नर युग्मक, ये कितने कोश की अवस्था हो गई? 3 कोश की अवस्था। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट बेटा, द्विकोशिकीय, ये कायिक कोशिका है। समझे बेटा, त्रिकोशिकीय अवस्था कैसे आती है परागण की? ये है जनन कोशिका। अब क्या होता है बेटा, ये जनन कोशिका का जो केंद्रक है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, जिससे दो नर केंद्रक बन जाएंगे, दो नर केंद्रक बन जाएंगे, दो नर केंद्रक बनेंगे। कैसे बेटा? देखिए, ये फिर संरचना ऐसे बनेगी, दो नर केंद्रक बनेंगे और नर केंद्रक जो है, नर केंद्रक जो है बेटा, वो पीछे की तरफ स्पोरोपोलिन है, इसमें जनन छिद्र है, जनन छिद्र से ये बेटा पराग नलिका निकली है, ये पराग नलिका निकली है, ये बेटा इसमें ये दो नर युग्मक है, ये दो नर युग्मक है, और ये है कायिक केंद्रक, ये कायिक केंद्रक है। अब इसमें नर युग्मक युक्त इस संरचना को, ये परागकण ही था, परागकण का कायिक केंद्रक पराग नलिका में आगे की तरफ और दोनों नर युग्मक पीछे की तरफ रहते हैं। ये एक पराग नलिका के निर्माण को बेटा निर्देशित करता है। कायिक केंद्रक पीछे दो नर युग्मक होता है, तो इस दो नर युग्मक और एक कायिक केंद्रक की संरचना को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, यह है नर युग्मकोद्भिद। ये नेक्स्ट टॉपिक यही था, नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होगा? द्विकोशिकीय अवस्था से, परागकण की द्विकोशिकीय अवस्था से उसमें पाई जाने वाली जनन कोशिका के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा, जिससे दो नर केंद्रक बनेंगे। तो अब इस कोशिका में कितने केंद्रक हो गए? एक कायिक केंद्रक और दो नर केंद्रक या जनन केंद्रक। अब इन तीन केंद्रक की तो संरचना में क्या होगा? जनन छिद्र से कायिक कोशिका के द्वारा पराग नलिका बनेगी। इस पराग नलिका के भीतर तीन प्रकार के केंद्रक हैं। एक कायिक केंद्रक है जो इस नर युग्मकोद्भिद में आगे रहेगा और पराग नलिका के निर्माण को निर्देशित करेगा, और दूसरे दो नर युग्मक जो है बेटा, ये इस कायिक केंद्रक के पीछे रहते हैं। इस नर युग्मक युक्त संरचना को नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा बेटा परागकण की संरचना, परागकण का अंकुरण, अंकुरित होने के पश्चात परागकण क्या कहलाता है? नर युग्मकोद्भिद। तो नर युग्मकोद्भिद की संरचना से पूछी गई है बेटा। नर युग्मकोद्भिद जो है, नर युग्मकोद्भिद किस नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसा था, जो अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया। ये बेटा नर युग्मकोद्भिद का विकास दर्शाया है। ये क्या हो रहा है? नर युग्मकोद्भिद का विकास हो रहा है। तो नर युग्मकोद्भिद क्या है बेटा? मेल गैमेटोफाइट क्या है? तो इसमें बेटा पराग नलिका निकलती है, पराग नलिका निकलती है। तो पराग नलिका युक्त त्रिकेंद्रकीय परागकण, इसमें तीन केंद्रक होंगे बेटा। ध्यान रखना, आगे की तरफ जो केंद्रक है कायिक केंद्रक होता है, जो पराग नलिका के निर्माण को प्रेरित करता है। पराग नलिका निर्माण को प्रेरित करता है। दो बेटा ये नर केंद्रक है, नर केंद्रक है दो, ठीक है। इस संरचना को कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। और परागकण में मैंने लिखा था बेटा, वो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि उसी परागकण से ही नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर? नर युग्मकोद्भिद तक क्लियर? तो ठीक है बेटा, ये अपने नर युग्मकोद्भिद और परागकण की संरचना पड़ी है। हाँ, ये देखिए बेटा, द्विकोशिकीय
परागकण जो है, आवर्त 60% आवर्त बीजियों में द्विकोशिकीय अवस्था में परागण होता है। शेष जो आवर्त बीजी है, शेष जो 40% आवर्त बीजी है मेरा, शेष, एक मिनट बेटा, हाँ हाँ, शेष आवर्त बीजी जो पादप है बेटा, शेष आवर्त बीजी पादप यानी द्विकोशिकीय अवस्था में परागण जो है अधिकांश आवर्त बीजी में होता है। शेष 40% जो है, शेष 40% आवर्त बीजियों में जो परागण की क्रिया होती है, परागण किस अवस्था में होगा, तो बेटा वो होगा त्रिकोशिकीय अवस्था में। त्रिकोशिकीय अवस्था में इस बेटा अभी मैंने बताया है, एक कायिक कोशिका का कायिक केंद्रक और दो नर केंद्रक या नर युग्मक, तो त्रिकोशिकीय अवस्था में होता है। ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी में दे रखा है। 60% से अधिक आवर्त बीजी पादपों में द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण परागण करेगा और शेष 40% आवर्त बीजी पादपों में परागकण जो है परागण की क्रिया द्विकोशिकीय अवस्था में करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने बड़ा परागकण के विशिष्ट लक्षण जो है बेटा दे रखे हैं। परागकण जो है बेटा इनके और विशिष्ट लक्षण है, देखिए, एक है बेटा पराग एलर्जी, दूसरा है पराग उत्पाद, तीसरा है पराग जीवन क्षमता और लास्ट चौथा है पराग बैंक। ठीक है, पोलन बैंक, इसको कहेंगे बेटा पोलन एलर्जी, ये हो जाएगा पोलन प्रोडक्ट। एनसीईआरटी में चारों के बारे में दे रखा है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझना है। पोलन वायबिलिटी, वाइटलिटी, जीवन क्षमता, पोलन वाइटलिटी, वाइटलिटी। देखिए बेटा क्या होती है पराग एलर्जी, पराग उत्पाद, पराग जीवन क्षमता और पराग बैंक। सबसे पहला पराग एलर्जी। देखिए कुछ पादप जो है उन पादपों के परागकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं। कैसे बेटा, अब ये कौन से पादप हैं, पहले तो आपको नाम याद रखना है। एक है बेटा पार्थेनियम, एनसीईआरटी में दे रखा है। पार्थेनियम में ध्यान रखना है, ये पार्थेनियम भारत आया कहां से, जब गेहूं को आयातित किया गया, गेहूं को विदेशों से जब भारत लाया गया, उस गेहूं के साथ, गेहूं को आयातित के समय जब भारत में गेहूं को बाहर से लाया गया, उस समय ये पार्थेनियम आ गई। इसका नाम बेटा इसे गाजर घास या कैरोट घास भी कहते हैं, गाजर घास या कैरोट घास कहते हैं। एक तो ये है, दूसरा है बेटा चिनोपोडियम, चिनोपोडियम। इन दोनों का जिक्र एनसीईआरटी में कर रखा है। ये दोनों क्या करते हैं बेटा, ये दोनों पार्थेनियम और चिनोपोडियम जो है एलर्जी उत्पन्न करते हैं, और ये एलर्जी श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न करते हैं। गंभीर मामलों में श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे दमा है, अस्थमा बेटा, ये रोग उत्पन्न करते हैं। कौन बेटा, एलर्जन। अब पार्थेनियम और चिनोपोडियम से जो एलर्जन प्राप्त हो रहे हैं, जो एलर्जन इनके पराग कणों से मिल रहे हैं, वो बेटा उसमें एक चीज है बेटा, देखिए ये जो एलर्जन है, एलर्जन किसे कहेंगे, जो अन्य जीवों में एलर्जी उत्पन्न करते हैं या अन्य जीवों में संवेदना उत्पन्न कर रहे हैं। अब चिनोपोडियम और पार्थेनियम के जो पराग कण हैं, इन पराग कणों की सतह पर गर्त होते हैं। इन पराग कणों की सतह पर जो गर्त होते हैं, उन गर्त में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, रासायनिक पदार्थ प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, वो इस सतह में गर्त में पाए जाते हैं। जैसे ये परागकण वातावरणीय नमी के संपर्क में आते हैं, ये रसायन बाहर निकलते हैं
और एलर्जन उत्पन्न करते हैं। ये एलर्जन कहलाते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो पराग कणों की सत्ता के गर्त में प्रोटीन प्रकृति के रसायन होते हैं। प्रोटीन प्रकृति के रसायन होते हैं जो आर्द्रता ग्रहण कर मुक्त होते हैं, और यही रसायन बेटा कहलाते हैं एलर्जन, जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां बेटा, ये जो परागकण की सतह पर प्रोटीन प्रकृति के रसायन होते हैं, ये परागकण में कौन स्रावित करता है? तो टेपिटम द्वारा स्रावित होता है। ये भी ध्यान रखना, टेपिटम द्वारा स्रावित होते हैं रसायन जो परागकणों की सतह में पाए जाने वाले घरतों में पाए जाते हैं। ये एलर्जन क्या करते हैं? अन्य जीवों में श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न करते हैं। एलर्जी उत्पन्न करने वाले परागकण दो पौधों के एनसीईआरटी में देखा है, चिनोपोडियम और पार्थेनियम। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेटा पराग उत्पाद। तो पराग उत्पाद में क्या है? पराग उत्पाद या पोलन प्रोडक्ट। तो देखिए बेटा, पहली चीज पराग उत्पाद जो है, ये क्या नाम से पता चल रहा है कि पराग कणों से बनने वाले उत्पाद हैं। ये दो तरह के होते हैं, ये सिरप के रूप में भी पाए जाते हैं, वह गोलियों के रूप में पाए जाते हैं। पहली चीज। दूसरा बेटा, ये सप्लीमेंट्री फूड के रूप में यूज किया जा रहा है, यानी पूरक पोषक के रूप में यूज किया जाता है। पूरक पोषक के रूप में इनका उपयोग करते हैं। इनका उपयोग कौन करते हैं बेटा? तो ध्यान रखना आपको, जो धावक घोड़े हैं, जो घोड़े रेसिंग में यूज किए जा रहे हैं, और एथलेटिक्स जो है, जो खिलाड़ी हैं एथलेटिक्स, वो इन्हें यूज करते हैं। ठीक है। तो पोलन प्रोडक्ट में तीन चीजें ध्यान रखनी। वर्तमान में सिरप और गोली आती है पोलन की बनी हुई, पूरक पोषक के रूप में इस पोलन प्रोडक्ट का यूज करते हैं। कौन यूज करता है? धावक घोड़े और एथलेटिक्स। नेक्स्ट बेटा पराग जीवन क्षमता। पराग जीवन क्षमता, जैसे लिखते हैं पोलन वाइटलिटी। वाइटलिटी देखिए बेटा, इसमें देखिए क्या होगा। पराग जीवन क्षमता किसे कहते हैं? तो पराग जीवन क्षमता जो है, पराग कोषों से परागकण के निकलने के पश्चात, देखिए पराग कोष से परागकण निकलेंगे, परागकणों का अवमुक्त होगा, ये परागकण निकला, तो पराग कोष से, ये पराग कोष है, ये परागकण निकला है, तो पराग कोष से परागकण के निकलने के पश्चात वह अवधि जिस समय तक इस परागकण की उर्वरता बनी रहे, और एक चीज क्या बन रहे? कार्य दक्षता बनी रहे। कार्य दक्षता दोनों बनी रहे। तो क्या लिखोगे बेटा? जीवन क्षमता क्या है? कि वह अवधि, वह टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड तक परागकण की उर्वरता और कार्य क्षमता बनी रहे। कब? परागकोष से मुक्त होने के पश्चात परागकण की उर्वरता और कार्य क्षमता जिस अवधि तक बनी रहती है, वह कहलाती है बेटा पराग जीवन क्षमता। इसके उदाहरण दे रखे हैं पराग जीवन क्षमता के, जैसे अनाज है बेटा, अनाज के पराग जीवन क्षमता है, जो अनाज में क्या क्या गेहूं है, चावल है, इनकी पराग जीवन क्षमता बेटा 30 मिनट तक होती है। यानी ये पराग कोष से, गेहूं चावल के परागकण पराग कोष से निकलने के पश्चात 30 मिनट के भीतर उसकी उर्वरता और कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। 30 मिनट तक यदि किसी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो अंकुरण होगा, अन्यथा ये इसकी उर्वरता और कार्य क्षमता नष्ट हो जाएगी। दूसरे बेटा 3 कुल दे रखे एनसीईआरटी में, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी। इन कुल के पादप जो हैं, उनके परागकणों की क्षमता जो है वो बेटा कुछ महीनों तक होती है। तो कौन कौन से हैं? सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी लेग्यूमिनेसी और रोजेसी। सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और
रोजेसी। इन तीन कुल के जो पादप हैं उनके पराग कणों की जीवन क्षमता बेटा कुछ महीनों तक होती है। ये दो उदाहरण दे रखे हैं, ये याद रखना है। पराग जीवन क्षमता क्या होती है? पराग कोष से पराग कणों के निकलने के पश्चात जिस समय या अवधि तक पराग कणों की उर्वरता इन इसमें अंकुरन करने की क्षमता और कार्य क्षमता बनी रहे उसे पराग जीवन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट एडवर्टाइजमेंट, पराग बैंक, पोलन बैंक। देखिए ये क्या होता है बेटा, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे ब्लड बैंक में ब्लड का स्टोरेशन किया जाता है, पराग बैंक में पराग कणों का संग्रहण होगा। इससे पराग कणों का क्या करते हैं? कृत्रिम संग्रहण किया जाता है। इस संग्रहण के लिए जो सिचुएशन है बेटा, माध्यम है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है और इस तापमान पर कहां रखते हैं पराग कणों को? द्रव नाइट्रोजन पर। पराग कणों को कहां रखेंगे? द्रव नाइट्रोजन पर। और पराग कणों को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव नाइट्रोजन में रखने की जो क्रिया है बेटा, इसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, इसका महत्व क्या है? पराग बैंक का एक महत्व दे रखा है एनसीईआरटी में। देखिए, पराग कणों का संग्रहण करने के पश्चात जिस वांछित परागकण की हमें जरूरत है उस परागकण का किसी भी समय यूज किया जा सकता है। कौन से कार्यक्रमों में, कौन सी घटनाक्रमों में यूज किया जाता है? तो फसल प्रजनन कार्यक्रम है। इसकी उपयोगिता क्या है? फसल प्रजनन जो कार्यक्रम है, क्रॉप्स रिप्रोडक्टिव जो प्रोग्राम है बेटा में ये उपयोगी है। यानी फसल प्रजनन कार्यक्रम के दौरान वांछित परागकण हमें पराग बैंक से मिल जाता है। तो ये बेटा अपने परागकण पूरा पढ़ लिया है, परागकण संरचना पढ़ी हमने, फिर परागकण की बेटा संरचना के बाद हमने परागकण लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में रहते हैं। पराग अंकुरण पढ़ा है, द्विकोशिकीय परागकण 60% आवृत बीजियों में परागण होता है, शेष 40% आवृत बीजियों में तीन कोशिकीय अवस्था में होता है। नर युग्मकोद्भिद पढ़ा है और पराग कण से संबंधित पराग एलर्जी, पराग उत्पाद, पराग जीवन क्षमता और पराग बैंक को हमने पढ़ा है। फिर बेटा पोलन प्रोडक्ट, पोलन जीवन क्षमता ये पढ़ा है। बेटा अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन, नर युग्मकोद्भिद अभी पढ़ाया मैंने, नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट का भी क्वेश्चन है। तो नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन है परागणों से संबंधित एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित होगी से कितने सक्रिय लघु बीजाणु बनते हैं? एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने सक्रिय लघु बीजाणु बनते हैं? नेक्स्ट बेटा, किस पादप में या लघु बीजाणु चतुष्क जो हैं लघु बीजाणु चतुष्क में लघु बीजाणु आपस में किस पदार्थ द्वारा जुड़े होते हैं?
किस पदार्थ द्वारा जुड़े होते हैं? ठीक है बेटा, तो इनका आंसर क्या हो जाएंगे? नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व कौन करता है बेटा? परागकण करता है। ये मैंने पढ़ा है, क्योंकि परागकण में नर युग्मक नहीं होता है। नर परागकण के भीतर नर युग्मक का निर्माण होता है। परागकण से ही नर युग्मकोद्भिद बनेगा, उसमें नर युग्मक होता है। अपने पढ़ा है परागकण के अंकुरण के पश्चात नर युग्मकोद्भिद का विकास परागकण में असमान समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनी? दो कोशिकाएं बनी बेटा, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। ये दो कोशिकीय परागकण बना, फिर इससे जनन कोशिका में बेटा समसूत्री विभाजन हुआ, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, जिससे दो नर युग्मक बन गए और तो तीन कोशिकीय अवस्था आ गई। ठीक है, ये बेटा नर युग्मकोद्भिद है। तो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इस संरचना का निर्माण परागकण से होता है, इसलिए इसको कहते हैं बेटा ये नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करती है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? तो आपको लिखना -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी लिक्विड नाइट्रोजन पर परागकणों का संग्रहण, परागकणों का संग्रहण क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाएगा। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 सक्रिय लघु बीजाणु का निर्माण होगा। 4 सक्रिय लघु बीजाणु का निर्माण होगा। और लघु बीजाणु चतुष्क में लघु बीजाणु आपस में केलोस द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको कौन बोलता है? केलेस बोलता है। जिसको कौन बोलता है? केलेस बोलता है। एक क्वेश्चन और बड़ा, और केलेस का श्रावण कौन करता है? आपने पढ़ा है, तो इसका श्रावण टेपिटम द्वारा किया जाता है। टेपिटम से श्रावित केलेस लघु बीजाणु चतुष्क में केलोस को घोलेगा, जिससे लघु बीजाणु पृथक होंगे। क्वेश्चन, पराग किट क्या है? पराग किट या पोलन किट क्या होता है? तो पोलन किट क्या होता है? पोलन किट किसमें पाया जाता है? तो पहले तो आपको याद रखना, पक्षी व कीट परागित पुष्पों में। पोलन किट क्या है? तो नेक्स्ट पेज पे पोलन किट पढ़ा चुका हूं बेटा। ये क्वेश्चन वापस आए इसलिए वापस समझा रहा हूं। पोलन किट यहाँ क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड क्लास में भी पूछा गया सवाल है, बाहरी बोर्ड में। तो पोलन किट जो है, पहली चीज तो यह ध्यान रखनी है, पक्षी व कीट परागित पुष्पों में ऐसे पुष्प जिनमें परागण की क्रिया किन कारकों के द्वारा होती है? पक्षी और कीटों द्वारा होती है। तो पक्षी और कीट परागित पुष्पों में